स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे मनुष्य की अर्ली एक्टिविटीज़ की ह्यूमन ज्योग्राफी में। जो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनमें हमने बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ा था, जैसे खनन, पशुचारण, जैसे हंटिंग, पेस्ट्रोलिज्म, इन सब के बारे में पढ़ा था। कल हमने एक टॉपिक छोड़ा था एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर या कृषि। तो एग्रीकल्चर या कृषि ये जो है, ये मनुष्य ने आज से 10,000 वर्ष पूर्व करना शुरू किया। मनुष्य ने खेती करना या एग्रीकल्चर करनी कब शुरू की? आज से 10,000 ईयर्स बिफोर मनुष्य ने खेती करना शुरू किया। और यह खेती, ये कृषि जो है, ये मनुष्य अपने अनुभव के आधार पर इसके अंदर प्रोग्रेस करता गया, इसमें तरक्की करता गया। अपने अनुभव से वो सीखता गया कि कौन सी फसल उसके लिए लाभदायक है, कौन सी फसल में क्या काम करना चाहिए, कौन सी क्रॉप कैसे ग्रो करनी है। और तभी से मनुष्य जो हमारे फूड साइकिल में, जो भोजन चक्र में जो अनुपयोगी पौधे थे या अनुपयोगी फसल थी, उनको वो अपनी फसल चक्र से बाहर करता गया, उनको अपने क्रॉप साइकिल से मनुष्य दूर करता गया। और ये लगभग ये एग्रीकल्चर वाला जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लोग जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, तब तक ज़्यादातर 99% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ही एंगेज थी। वो सिर्फ एक ही कार्य करती थी, जिसका कार्य था कृषि। उसके अलावा उसके साइड बिजनेस भी थे, पर मुख्य कार्य था कृषि। इसके अलावा पशुओं को पालना या रेशम को बुनना या एग्रीकल्चर जो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके, इसको कच्चे पदार्थ की तरह यूज़ करके बाकी के अन्य कार्य करना। पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तब ये जो हमारा एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इसके बाद जो हमारी एग्रीकल्चर है, मतलब कि 1763 में औद्योगिक क्रांति के बाद धीरे धीरे विश्व की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका रुझान किस तरफ शुरू हुआ? उसका रुझान इंडस्ट्रीज की तरफ शुरू हुआ। तो 1763 के बाद 19वीं शताब्दी में तक लोग कृषि कार्यों से हटकर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज की तरफ जाने लगे। और लगभग 50% जो जनसंख्या थी वो इंडस्ट्रीज में, और जो 50% जनसंख्या थी वो कृषि कार्यों में संलग्न होती गई। और अभी 21वीं शताब्दी में तो अभी एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग 50% से कम, 48-49% जो पॉपुलेशन है, केवल वो ही कृषि कार्यों में या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एंगेज्ड है। तो ये सब तो इसका थोड़ा सा परिचय हो गया, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया एग्रीकल्चर का। हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से टाइप्स हैं। अगर हम प्राचीन समय में से देखें तो एग्रीकल्चर को, कृषि को 2 भागों में बांटा गया है, प्रिमिटिव या आदिम कृषि और मॉडर्न एग्रीकल्चर या आधुनिक कृषि। प्रिमिटिव मतलब आदिम, जो पुराने समय में होती थी, और मॉडर्न मतलब आधुनिक, जो अब होती है। अब प्रिमिटिव जो एग्रीकल्चर है, इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी, जो भी हमारे टूल्स होते हैं, जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजी होती है, नए सीड्स होते हैं, नई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको यूज़ नहीं किया जाता। मतलब इसके अंदर तकनीकी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। प्राचीन औजारों से, प्राचीन तरीके से कृषि की जाती है। और मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के जो उष्णाद्र प्रदेश है, उष्णाद्र जो उष्ण और आर्द्र, जो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स है, वहाँ पर प्रिमिटिव टाइप की एग्रीकल्चर होती है। ये इतनी प्राचीन तरीके से होती है कि ये तो जो एग्रीकल्चर करती है, जो फैमिली, जो किसान, उनकी भी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती। उनको भी आसपास मछलियाँ पकड़कर या हंटिंग करके, इस तरह से गैदरिंग करके, जो बाकी का समय जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो समय उनको निकालना पड़ता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, जहाँ पर उष्णाद्र, जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, वहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ इस प्रकार की कृषि करती हैं, वहाँ पर रहने वाली प्रजातियाँ इस प्रकार की कृषि करती हैं। और ये केवल उन्हीं का पेट भर पाती है, तो इसको जीवन निर्वाहक, सस्टेनिंग जीवन निर्वाहक कृषि भी कहते हैं, जो केवल उनका ही जीवन निर्वाह कर सके। इसमें कोई बिजनेस नहीं होता, कोई व्यापार नहीं होता, क्योंकि ये इसको बेच ही नहीं पाते, सेल ही नहीं कर पाते, क्योंकि सरप्लस जो प्रोडक्ट है वो नहीं होता।
तो अब इस आदिम कृषि को भी हमने दो भागों में बांटा है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव सेडेंट्री एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब स्थानांतरित कृषि, जो वनों को काट कर, जो वनों में रहने वाली प्रजातियां हैं वो वनों के एक पैच को काट कर वहां साफ करके फिर जो कृषि करते हैं उसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंतर्गत हर बार या 3-4 साल बाद वनों का एक पैच साफ किया जाता है और उस पैच के जो वन होते हैं वो जला दिए जाते हैं, जो राख होती है, जो ऐश होती है उसको मिट्टी में ही मिला देते हैं और उसके बाद वहाँ पर फसल उगाते हैं। जब तक फसल उगाते रहते हैं, जब तक कि वो मिट्टी उर्वर रहती है, फर्टाइल रहती है। जैसे ही उस मिट्टी की उर्वरता खत्म होती है, वहाँ पर रहने वाले या करने वाले जो लोग हैं उस एग्रीकल्चर को, वो वहाँ से वन के दूसरे भाग में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पर पुनः वन के एक हिस्से को साफ करते हैं, पेड़ काटते हैं और फिर पुनः ये क्रिया की जाती है। तो इस प्रकार से ये अपना स्थान जो है ये बदलते रहते हैं, इसीलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इसके क्योंकि ये वनों को काटते हैं और जलाते हैं, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। काटो और जलाओ कृषि एग्रीकल्चर भी कहते हैं। काटो और जलाओ कृषि भी इसका नाम है, क्योंकि ये वनों को काटकर उनको जला देते हैं। और अपने जो इनके बहुत प्राचीन जो औजार है, लकड़ी की कुदाल है, खुरपी है, उन्हीं की मदद से ये खेत को तैयार करते हैं। बारिश आने के पहले ये लोग खेत को उसको तैयार करते हैं और अपने खेतों में बीज छिड़क के बस ये डाल देते हैं। साथ में अगर पास में कोई नदी या कोई जल स्रोत है या कोई वाटर रिसोर्स होता है तो वहाँ पर ये मछली पालने का कार्य भी कर लेते हैं, ताकि जो स्थानांतरित कृषि से जो कम उपज आई है वो मछली पकड़कर ये पूरी कर सके। तो इस कृषि में न सिंचाई होती है, न रासायनिक खाद आदि डाले जाते हैं, न कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, केमिकल्स भी नहीं होते, मैन्योर भी नहीं होता। तो बहुत ही कम लागत के साथ ये कृषि होती है, इसलिए इसकी उपज भी बहुत ही कम होती है। और जो मानवीय कार्य होता है, केवल ह्यूमन लेबर कहाँ तक सीमित होती है कि उन्होंने बीज छिड़क दिए, उसके बाद वो अपने आप ग्रो करती है, क्योंकि कोई इरिगेशन नहीं है, कोई सिंचाई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। जितने हो गई फसल उग गई, उसको बस काट के रख लिया जाता है। तो ये स्थानांतरित कृषि है। अब इसका जो वितरण है वो कहाँ पर है? वो जो भी हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है कि जो हमारी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो मैदानी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि पाई जाती है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको याद करना है, वितरण भी याद करना है कि भूमध्य रेखा के साथ में ऐसे क्षेत्रों में जो मैदानी और पर्वतीय है वहाँ पर ये इस प्रकार की कृषि पाई जाती है। जैसे जो जनजातियाँ इसको इस प्रकार की कृषि करती हैं, उनमें है नागा, कुकी, चकमा। तो ये सारी जो जनजातियाँ हैं ये इस प्रकार की कृषि करती हैं और इनमें इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं और श्रीलंका में इसे चेन्ना कहते हैं, इंडोनेशिया में ये लदांग के नाम से फेमस है और फिलीपींस में कैंगीन के नाम से, रोडेशिया में मिल्पा के नाम से। तो बेटा आपको ये नाम सारे याद करने हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हमारी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। इसमें आपको इसके अंदर क्या होता है और इसका वितरण कहाँ कहाँ है, यह आपको दोनों चीज़ें बतानी। अब हमारा जो दूसरा टाइप है प्रिमिटिव सेडेंट्री एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सेडेंट्री एग्रीकल्चर क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक स्थायी कृषि। प्रिमिटिव सेडेंट्री एग्रीकल्चर में प्रारंभिक स्थायी कृषि, ये है प्रारंभिक स्थायी कृषि। जब देखो ये स्थानांतरित थी, इसमें स्थान का परिवर्तन हो रहा था और ये हमारी स्थायी, मतलब कि इसके तुरंत बाद ये वाली कृषि शुरू हुई जब मनुष्य ने एक स्थान पर रहना प्रारंभ किया। अब मनुष्य धीरे धीरे एक स्थान पर रहना प्रारंभ करने लगा, क्योंकि यहाँ पे वन्य पौधे बहुत कम पाए जाते थे, इसलिए मनुष्य ने एक ही खेत पर रह के कृषि करना प्रारंभ किया और औजारों के रूप में अपने वही पुराने औजारों को काम में लिया। और इसमें कृषक बार बार, क्योंकि
खेत नहीं बदलता है तो क्योंकि वन्य पौधे बहुत कम है तो यहीं पर कृषक अपना निवास स्थान बना लेता है, अपनी झोंपड़ी डाल लेता है, अपनी जो भी वन से प्राप्त होने वाले पत्तियां हैं या जो लकड़ियां हैं उनके द्वारा अपने निवास स्थान का निर्माण कर लेता है। और यहाँ पर ये इतनी फसल उगा लेता है कि कुछ ये बचा सके और उसको अपने भंडार गृह में स्टोर करके उसको विपरीत समय में जब बहुत ज़्यादा बरसात हो या कभी बाढ़ आ जाए या कभी सूखा पड़े तो उस समय के लिए भी वो उसको एकत्रित कर लेता है। इनमें भी उन्नत बीज, खाद और सिंचाई आदि का उपयोग नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ये जो कृषक होते हैं, ये जो किसान होते हैं, ये जो फार्मर्स होते हैं, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर होते हैं। मतलब इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता कि ये खाद, उन्नत बीज और मैन्योर और फर्टिलाइज़र वगैरह खरीद के ये उसके अंदर डाल सकें। तो इनके पास इसलिए ये आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते। इनका सामाजिक रूप से भी ज़्यादा विकास नहीं होता है, इसलिए भी इनको ये सब पता नहीं होता है। और हाँ, ये ज़रूर होता है कि ये कुछ पशुओं को पालतू बना लेते हैं, कुछ पालतू पशुओं को पालते हैं, जैसे दुग्ध देने वाले पशु, जो जैसे कि वो एनिमल्स जो इनके काम आते हैं, जिनका जैसे काऊ डंग वगैरह, गोबर वगैरह है, जो ये लोग खाद के रूप में काम में ले लेते हैं, या दूध उसका ये लोग सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में काम ले लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स जिनका मीट इत्यादि ये लोग काम में ले लेते हैं। तो ये इस तरह के सेडेंटरी एग्रीकल्चर या स्थायी कृषि में ये सब होता है। इसका वितरण कहाँ है बेटा? इसका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वातावरण कृषि के लिए अनुकूल होता है, वनीय पौधे कम होते हैं, वातावरण कृषि के लिए अनुकूल होता है और वन कम होते हैं, इसीलिए ये लोग वहाँ पर, मैंने आपको बताया, अपनी झोंपड़ी बनाकर, अपना घर बनाकर, अपनी हैबिटेट वहाँ पर बना लेते हैं। और इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र हैं जैसे दक्षिण अमेरिका का मध्यवर्ती भाग और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में जहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो मुख्य रूप से जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, दक्षिण अमेरिका का मध्यवर्ती भाग, ये दक्षिण अमेरिका का मध्यवर्ती भाग है, और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये मिलती है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में, एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में ये प्राप्त होती है। और इसके अंदर मुख्यतः धान, रतालू, केला, बाजरा, शकरकंदी, ज्वार और मक्की आदि का उत्पादन किया जाता है। तो इसकी जो फसलें हैं वो मोटी फसलें हैं, मोटा अनाज इसमें मुख्य रूप से इसके अंदर उत्पादित किया जाता है। तो आपको इसके अंतर्गत ये बताना है कि इसकी क्या विशेषता है, और ये भी बताना है आपको कि ये कहाँ मिलती है और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि वातावरण बहुत ही प्रतिकूल है, इसलिए जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। क्योंकि वातावरण कठोर है, गर्मियों में गर्मी बहुत पड़ती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ की जो समर्स होती है, यहाँ की जो गर्मियाँ होती हैं वो बहुत भयंकर होती है, तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या रहती है। और ये जो कृषक होते हैं केवल उतने ही भाग पे कृषि करते हैं जितने कि इनके लिए जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। तो ये ज़्यादा लालच नहीं करते हैं, ये केवल अपने परिवार का भरण पोषण के लिए केवल ज़मीन के उतने हिस्से पर ही खेती करते हैं, उतनी लैंड यूज़ करते हैं जितना कि इनका पेट भर जाए, इनकी फैमिली का काम चल जाए, बस ये उतना ही काम करते हैं। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है। और क्योंकि ऐसे जगह जहाँ पर अनुपयुक्त जलवायु दशाएं हैं, जहाँ पर अभी भी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तौर से व्यक्ति अभी भी इतना विकसित नहीं है, और जहाँ पर आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का अभाव है, जहाँ तक अभी भी मॉडर्नाइजेशन नहीं पहुँचा है, सांस्कृतिक संपर्क नहीं हुआ है, कल्चरल रिलेशन जिनके नहीं बने हैं, तो वह उन क्षेत्रों में अभी भी इस प्रकार की कृषि पाई जाती है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है उसको अगर हम दो भागों में बांटें तो वो दोनों भागों में किस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न एग्रीकल्चर की तीनों क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।